राधे राधे मित्रों। अब जैसे कि हम गाय को लें, अपनी देसी गाय को लें, तो हर गाय का तो हर क्षेत्र में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। गाय तो हर क्षेत्र में हमें महत्वपूर्ण दिव्य प्रदान करती है, हर तरह का आशीर्वाद देती है। हम उसके माध्यम से अमृत तुल्य आहार का सेवन करते हैं, उसके माध्यम से अपने शारीरिक मानसिक विकास को गति देते हैं। गाय तो दूध के अलावा भी कई ऐसी वस्तुएं देती हैं जो भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो गाय का गोबर हो, चाहे गौमूत्र हो। गाय का सानिध्य ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गाय की उपस्थिति ही हमें एक दिव्य ऊर्जा से भर देती है, हमें तरोताज़ा स्फूर्तिवान बना देती है। और अब तो गाय के जो पंचगव्य हैं उनको लेकर गहरे अध्ययन अनुसंधान के कार्य चल रहे हैं, लेकिन इसमें मेरा थोड़ा मन विज्ञान से थोड़ा हटके है। जैसे हम आध्यात्म में कहते हैं, प्रकृति विज्ञान में कहते हैं, तो प्रकृति तो संश्लेषण का कार्य करती है। प्रकृति विश्लेषण का कार्य नहीं करती है। विश्लेषण का कार्य है किसी को तोड़ देना, खंडों में बांट देना, विखंडित कर देना। और विज्ञान का कार्य तो विखंडन है, विश्लेषण का कार्य नहीं। संश्लेषण का कार्य तो विज्ञान कर ही नहीं सकती, केवल मात्र विश्लेषण कर सकती है, विभाजन कर सकती है, उसके सूक्ष्म तत्व को पकड़ने का प्रयास कर सकती है। और विज्ञान ने यही किया। तो गाय के जो पंचगव्य हैं, चाहे दूध हो, चाहे घी हो, चाहे गाय का मूत्र हो, चाहे गाय की गोबर हो, उसका गहरा विश्लेषण किया। और इस विश्लेषण के आधार पर जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, और उसी का हम उदाहरण भी देते हैं, उसी के बारे में हम ज़्यादा बताते भी हैं। और उसके अनुसार बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि गाय के दूध में, गाय के पंचगव्य में 5000 तरह के रसायन रहते हैं। पर मेरी जो अनुभूति है, मेरा जो ज्ञान है, वो एक अलग बात कहता है कि ये विज्ञान किसी चीज़ का विश्लेषण करेगा तो खंड खंड कर देगा, वो उस मूल तत्व को नहीं पकड़ पाएगा जिससे वो विखंडन की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे कि किसी मनुष्य का विश्लेषण करें तो विज्ञान तो विश्लेषण तब करती है जब व्यक्ति निर्जीव हो जाता है, क्योंकि निर्जीवता का ही विश्लेषण कर सकता है। विज्ञान जीवित कोशिका का विश्लेषण नहीं कर सकता। कोशिका मृत होगी, निर्जीव होगी, तभी उसके विश्लेषण की शुरुआत हो सकती है। जीवित मनुष्य के साथ सिर्फ अध्ययन कर सकता है, उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। ठीक यही बात गाय के पंचगव्य को भी लेकर है। तो विज्ञान कहती है, आधुनिक शोधकर्ता कहते हैं कि गाय के पंचगव्य में 5000 तरह के रसायन रहते हैं। लेकिन जिन रसायनों की बात विज्ञान करती है, वो तो विश्लेषण का अंतिम प्रोडक्ट है, वो अंतिम तत्व हैं, उनकी बात विज्ञान करती है। इसीलिए विज्ञान में गाय दूध का विश्लेषण किया जाता है तो उसमें विटामिन्स की बात की जाती है, उसमें अमीनो एसिड्स की बात की जाती है, उसमें फैट्स की बात की जाती है। लेकिन जिन तत्वों से, जिन जटिल जो रसायनों से ये तत्व अलग होते हैं, उनकी बात नहीं की जाती, कि विज्ञान उस मूल को छोड़ देता है। और वही मूल तो विशेष है, उसका अल्प छोटा अंश महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो महत्वपूर्ण एक जैसा रहेगा। जैसे कि हम किसी देश का विश्लेषण करें तो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राजा हो, रंग हो, सब एक जैसे मनुष्य हैं, सबकी हाइट भी लगभग एक जैसी रहती है, शक्ल सूरत भी एक जैसी हो सकती है। लेकिन एक उन्हीं में से राजा बन जाता है, किसी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, सेना का अधिकारी बन जाता है, और उन्हीं में से एक व्यक्ति गरीब रह जाता है, निर्धन रह जाता है, बीमार पड़ जाता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इनमें क्या भिन्नता है? शक्ल से तो किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बता सकते। इसलिए बहुत ज्योतिष जैसे विज्ञान की शुरुआत भी इसीलिए होती है कि ज्योतिष देख के बताए कि राजा बनेगा या रंग बनेगा, सफल होगा या असफल होगा। क्योंकि उसको शक्ल को, सूरत को देख के तो किसी के भविष्य को जांचा नहीं जा सकता कि आने वाले 30 साल में ये भारत का भविष्य हो सकता है। तो यही दूध के या जो पंचगव्य हैं, उनके सूक्ष्म अंशों को ज्ञात करके, जानकर हम उस दूध के महत्व को या पंचगव्य के अंतिम जो महत्व है उसको वो नहीं जान सकते। अंतिम महत्व को तो अनुभूति से जाना जा सकता है, और संपूर्ण में ही हम ज्ञात कर सकते हैं। संश्लेषण के माध्यम से ही अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। और संश्लेषण प्रकृति का नियम है, प्रकृति ही संश्लेषण का कार्य करती है। प्रकृति कभी विश्लेषण का कार्य नहीं करती, तोड़ने का, खंडन का कार्य नहीं करती। तो इस आधार पर यदि गाय के पंचगव्यों की बात की जाए तो पंचगव्यों में ऐसे जटिल रसायन विद्यमान रहते हैं जो प्रकृति के दूसरे शायद जीव जंतुओं में ना हो। उनके सूक्ष्म अंश तो मिलेंगे, विटामिन्स तो जो गाय के पंचगव्य में है, दूध में है, दही में है,
या दूसरे तत्वों में है, वैसी प्रोटीन, वैसी विटामिन तो हमारे अंदर भी है, वैसे ही विटामिन कई प्राकृतिक जो वनस्पति जगत की चीज़ें हैं उनमें विद्यमान हैं, दूसरे पशु पक्षियों में भी विद्यमान है। लेकिन उस पशु पक्षी या प्रकृति की तुलना तो गाय से नहीं कर सकते। गाय गाय है, करेला करेला है, नीम नीम है। नीम के अंदर भी विटामिन हो सकती है, प्रोटीन हो सकती है, खनिज तत्व हो सकते हैं, और वही गाय के अंश। लेकिन गाय गाय है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक जैसी विश्लेषण पर हम कोई निष्कर्ष निकाल सकें? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और इस महत्वपूर्ण चीज़ को छोड़कर हम ऐसे अल्प ज्ञान को पकड़ने लगते हैं तो हम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों से चूक जाते हैं। तो गाय की जो संपूर्णता, जो गाय की जानकारी, ज्ञान है, उसे मनुष्यों ने अपने अनुभूति से, अपने विवेक बुद्धि से ज्ञात करने की कोशिश की, या फिर उनके पास कोई और परपाटी रही होगी। वो परपाटी हम या तो भूल गए या इसने लंबे कालखंड के अंतर हमसे विस्मृत हो गया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पिछले 1000-1500 साल हमारे लिए अंधकार के काल रहे, और इसीलिए आप अनुभव कर सकते हो आज से 1000 साल पहले हम इतने अद्भुत वैज्ञानिक व्यक्ति थे, बौद्धिक क्षमता में शीर्ष थे, हमारे मनुष्यों में, हमारे पूर्वजों को अद्भुत ज्ञान था। इसलिए वो उस समय उनके पास साधारण यंत्र थे या अंतर्दृष्टि से ऐसी ऐसी बातों को पता ज्ञात कर पाए जो विज्ञान भी अब बात करने में उतना सटीक नहीं है। विज्ञान अभी भी भ्रम की स्थिति में है, वो उसके बारे में सटीक जानकारी नहीं रखता। लेकिन हमारे मनुष्यों ने हजारों हजारों साल पहले पता नहीं किस माध्यम से, किस उपकरण से, या फिर आत्म चिंतन के आधार पर अपनी तीसरी शक्ति के माध्यम से उन रहस्यों को ज्ञात कर लिया था। और जब विज्ञान उन चीज़ों को सत्य साबित करता है तो हम अपने को गौरवान्वित अनुभूत करते हैं। हम कहते हैं हमारे पूर्वज तो पहले, लेकिन पूर्वज जानते थे, हम तो नहीं जानते। हम तो उससे वंचित हैं, क्योंकि पिछले 1000-1500 साल का जो कालखंड रहा है हमारे लिए अंधकार का रहा है। और वही बात गाय माता के ऊपर भी जाती है। गाय माता के गुणों के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में जो शास्त्र में लिखा गया है, जो ग्रंथों में लिखा गया है, उसको लेकर हम या तो किंवदंती बना लेते हैं, हम उन्हें विश्वास नहीं करते, या फिर उसमें थोड़ा बहुत कोई सत्य साबित कर देता है तो हम उसको प्रमाणिक मान लेते हैं। फिर भी हम एक बड़े ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें हमें ज्ञात हो रही हैं, उन्हें दोबारा से परिभाषित करने का विचार हो रहा है, काम चल रहा है, और उसके बाद माध्यम से एक परिवर्तन जैसा भी हो रहा है। तो गाय के जो पंचगव्य हैं उनकी कीमत बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी कीमत को समझकर उसका प्रयोग करेंगे तो हम अपने को बदल पाएंगे, समाज को बदल पाएंगे, और समाज को एक नई दिशा दे पाएंगे। विज्ञान का एक नया क्षेत्र से पैदा हो सकता है, और हो भी रहा है। क्योंकि गाय के पंचगव्यों की जो अद्भुत गुणवत्ता हमें प्राप्त हो रही है, उससे विज्ञान को एक नई डायरेक्शन मिल रही है। अब तो भारत सरकार भी इस बात को स्वीकार करने लगी है, और पूरी दुनिया स्वीकार करने लगी है कि गाय के गोबर में तो ऊर्जा का भंडार है। इसीलिए बायोगैस को लेकर पूरी दुनिया बहुत सचेत है। अब वो पुरानी टेक्निक पर जाने का विचार नहीं रखती। अब न्यूक्लियर फिजिक्स को छोड़कर अब गाय के गोबर से वो ऊर्जा पैदा करने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि ये सबसे सुखद है, सहज है, और सबसे बड़ी चीज़ इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं, इसका कोई लिमिटेड स्रोत नहीं कि लुप्त हो जाएगी, हानिकारक पदार्थ को बनते नहीं। तो इसलिए गाय के गोबर को लेकर, बायोगैस को लेकर बहुत तरह के अनुभव हो रहे हैं। और भारत सरकार स्वयं ऐसे 5000 से ज़्यादा बायोगैस के प्लांट लगाने वाली है, और ये कार्य 2017 से पहले 27 से पहले होने वाला है। और उस पर भारत सरकार 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। यदि आप निरर्थक बातों में शामिल रहते हैं, निरर्थक बातों के पीछे पड़े हैं, गाय के ऐसी ऐसी चीज़ों को पकड़ के ले गए जो समय व्यर्थ करने वाली हैं, तो उससे यदि आप यथार्थ मार्ग पर जाएंगे, यथार्थ स्रोत को पकड़ने का प्रयास करेंगे, तो आप स्वयं भी उन्नति कर पाएंगे, और गाय माता का शाश्वत अस्तित्व हम बनाए रख पा रहे हैं। अन्यथा हमारे सामने गाय माता के अस्तित्व को लेकर बहुत दुविधा जैसी स्थिति बन गई है, क्योंकि आज हमारे देश में मात्र 2 करोड़ से भी कम शुद्ध देसी गाय की नस्लें बची हैं। शुद्ध भी मैं शब्द गलत कहता हूँ, कि जिन्हें शुद्ध मानते हैं उनमें से भी पिछले 70 सालों से क्रॉस ब्रीडिंग हुई है, उनको भी विदेशी नस्लों के साथ संयुक्त करा के उनकी नस्ल को, उनकी जेनेटिक संरचना को बदलने का प्रयास किया है। तो ये हमारे सामने बहुत दुखद स्थिति है, और इस दुखद स्थिति को हम अपने विवेक से, अपने उस दृष्टिकोण को बदलने से कर सकते हैं जो दृष्टिकोण हमने अपनाया हुआ है। तो गाय की जो गाय के बारे में जो हम बातें सुनते हैं वो संश्लेषण से नहीं, विश्लेषण से आई है, लेकिन हमें संश्लेषण से आगे बढ़ना है।
हमें हमारे ग्रंथों में जो सूत्र हैं उनको सत्य साबित उसी मार्ग से करना है, और इससे करेंगे तो निश्चित रूप से हम लाभान्वित भी होंगे। हम अपने जीवन में उन्नति कर पाएंगे, समाज को नई दृष्टि दे पाएंगे, उसका मार्गदर्शन कर पाएंगे, और समाज के साथ संसार का नेतृत्व कर पाएंगे। हमारे पास एक अवसर है, ये अवसर आज से कई हजार साल पहले हमसे चूक गया था, क्योंकि जब महाभारत हुआ, महाभारत का पीरियड करीब 5340 साल के आसपास का समय है। तब भारत के जो प्रजा थी वो गाय के से संबंधित व्यापार के थे, पूरी दुनिया में उसका व्यापार करती थी। हमारे पास सब कुछ था क्योंकि गाय थी हमारे पास। गाय थी नहीं, गाय तो अभी भी है, लेकिन गाय के सदुपयोग थे, और इसीलिए हमने पूरी दुनिया में भारत को विश्व गुरु की स्थापना दे दी थी। फिर हम अंधकार के युग में चले गए, ऐसे युग में चले गए या हमारी संस्कृति नष्ट होती चली गई। तो अब हमारे पास अवसर है, अब इतिहास की गति करवट बदल रही है, उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन लाभ तभी ले सकते हैं जब हम संश्लेषण का कार्य शुरू करेंगे और विश्लेषण का कार्य बंद कर देंगे। विश्लेषण हमें कुमार्ग पर ले जाने का रास्ता है, विश्लेषण हमें विनाश की